हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। लेकर मैं आ गया हूँ द रेड रैप समरी इन हिंदी फ्लेमिंगो चैप्टर 4। एक समय एक व्यक्ति तार की बनी हुई चूहे पकड़ने की छोटी चूहेदानियाँ, जिसे पिंजरा कहते हैं, बेचता हुआ घूमता रहता है। वह इन्हें स्वयं बनाता तथा किंतु उसका धंधा लाभदायक नहीं था, अतः स्वयं को जीवित रखने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी तथा थोड़ी सी चोरी भी करनी पड़ती थी। उसके वस्त्र फटे चिथड़े थे, उसके गाल धसे हुए थे, आंखों में से भूख दिख सकती थी। उसका जीवन उदासी तथा एक रास्ता भरा था, उसका कोई साथी नहीं था। एक दिन उसे एक विचार सूझा कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। यह लोगों को धन एवं प्रसन्नता, भोजन तथा घर, गर्मी तथा वस्त्र भेंट करके उसी प्रकार चुगा चारा डालता है जैसे चूहेदानी में पनीर तथा सूअर का मांस हो। ज्यों ही कोई व्यक्ति प्रलोभित होकर इस ललचाने वाले चारे को छुएगा, वह चूहेदानी में बंद हो जाएगा और तब प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाएगी। इस कहानी में और मुख्य दृश्य है, एक अंधेरी शाम को वह भारी कदमों से धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने सड़क के समीप एक छोटा सा भूरा कुटीर देखा। कुटीर मतलब एक कुटिया होता है जो पके हुए घास जो लंबे लंबे होते हैं उनसे बना होता है। उसने रात के लिए शरण मांगने के लिए द्वार खटखटाया। इसका स्वामी एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी पत्नी अथवा कोई बच्चा नहीं था। अकेलेपन में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर जिससे कि वह बातें कर सके, वह प्रसन्न था। उसने रात के अल्पाहार के लिए उसे हलवा तथा धूम्रपान की पाइप के लिए तंबाकू दिया। फिर उसने अपनी पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने अतिथि के साथ नामक ये जो एमजेल इस मतलब जो भी खेल होता है खेला। अपने समृद्धि के दिनों में स्वागत करता रैम्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा, आयरन वर्ष में खेती का स्वामी था। उसने भूमि पर काम किया था। अब वह शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता था। उसकी गाय उसे सहारा देती थी। यह असाधारण गाय मक्खन बनाने के कारखाने के लिए प्रतिदिन दूध दे सकती थी। उसने अजनबी को बताया कि पिछले महीने उसे भुगतान में पूरे 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। खेतिहर ने अपने अतिथि को 3 मुड़े तुड़े 10-10 क्रोनर के नोट दिखाए, जो उसने चमड़े के उस बटुए से निकाले जो एक कील से खिड़की की चौखट में लटका हुआ था। अगला दृश्य। अगले दिन दोनों व्यक्ति जल्दी उठे। भूस्वामी को अपनी गाय को दूहने की शीघ्रता थी तथा दूसरा व्यक्ति भी तब बिस्तर में नहीं पड़ा रहना चाहता था जबकि उसकी स्वागतकर्ता जाग चुका हो। वे एक साथ कुटीर छोड़कर गए। भूस्वामी ने द्वार को ताला लगाया तथा चाबी अपने जेब में रख ली। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने अपने मेजबान स्वागतकर्ता जो होता है वो अलविदा तथा धन्यवाद कहा और चला गया। आधे घंटे के उपरांत चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति लौट आया। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, अपना हाथ भीतर डालकर बटुए को लपक लिया। उसमें से उसने धन निकाला और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अत्यंत सावधानी से चमड़े के बटुए को उसके स्थान पर लटका दिया तथा वहां से दूर चला गया। उसे अपनी चुस्ती पर प्रसन्नता महसूस हुई। फिर उसने महसूस किया कि उसे सार्वजनिक पथ पर और आगे चलने का साहस नहीं करना चाहिए, अतः उसने जंगल का मार्ग पकड़ लिया।
वह एक विशाल तथा भ्रमित करने वाले वन में चला गया। उसने महसूस किया कि वह वन के एक ही समान भाग में चक्कर काटे जा रहा था। उसने सोचा कि उसने स्वयं को शिकार फंसाने वाले चारे द्वारा मूर्ख बनने दिया तथा पकड़ा गया। सारा वन उसे एक अमेध कारागार प्रतीत होने लगा, जिससे वह कभी बचकर निकल नहीं पाएगा। दिसंबर के कई दिन बीत चुके थे। अंधेरे ने खतरे तथा उसकी उदासी और निराशा को बढ़ा दिया। वह भूमि पर धंस गया क्योंकि वह बिल्कुल थक गया था। सभी उसे हथौड़े की चोटों की ध्वनि सुनाई दी। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की, उठ खड़ा हुआ तथा लड़खड़ाता हुआ ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। वह लोहा पिघलाकर गढ़ने वाली एक भट्टी के पास पहुंचा, जहां लुहार मिस्त्री तथा उसका सहायक भट्टी के निकट बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कच्चा लोहा गर्म होकर तैयार हो, ताकि वो इसे धन निहाई जो होता है उस पर रख सके। एक लोहे का पट होता है जिस पे रखा कर लोहे को पीटा जाता है हथौड़े से, ताकि उसको शेप दिया जा सके। वहाँ कई ध्वनियाँ थीं, बड़ी कनियाँ कराहती थीं। जलता हुआ कोयला चटक कर टूटता था। आग में ईंधन झोंकने वाला लड़का काफ़ी खनक के साथ फावड़े से लकड़ी का कोयला फेंकता था। जल प्राप्त दहाड़ता था। तीव्र उत्तरी पवन ईंटों को टाइलों से बनी छत पर तेजी से वर्षा कर रही थी। इन सारे शोर के कारण लुहार ने यह ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति ने फाटक खोला था तथा लुहार खाने की भट्टी में प्रवेश कर गया था, जब तक कि वह व्यक्ति भट्टी के पास ही न पहुंच गया। लुहारों ने मात्र लापरवाही तथा उदासीनता से इस बिना बुलाए आने वाले की ओर निहारा, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे फटे चिथड़े कपड़े थे तथा उसकी छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा झूल रहा था, मतलब कि लटक रहा था। फेरी वाले ने ठहरने की आज्ञा मांगी। बिना कोई शब्द कहे लुहार मिस्त्री ने सिर हिलाकर गर्वीली सहमति प्रकट की। तभी लोहे का स्वामी रैम्स, जो आयरन मिल का मालिक था, कारखाने के लुहारखाने में निरीक्षण हेतु अपने रात्रि दौरे पर आ पहुंचा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने देखा कि गंदे फटे वस्त्रों में एक व्यक्ति भट्टी के इतना समीप चला गया था कि उसके गीले चिथड़ों से भाप उठ रही थी। वह चलता हुआ उसके समीप पहुंचा तथा उसे अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने उसको टोप, जिसको चौड़ा मुड़ने वाला किनारा था, खींचा ताकि उसके चेहरे को अधिक अच्छे ढंग से देख सके। उसने उसे नील्स ओल्फ पुकारा तथा आश्चर्य व्यक्त किया कि वह कैसा दिखता था। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने रैम्स के लोहे के कारखाने के स्वामी को पहले कभी नहीं देखा था तथा नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। उसने सोचा कि शायद लोहे का स्वामी अपने पुराने परिचित को 2-1 क्रोनर फेंक दे, अतः उसने उसे यह नहीं बताया कि वह गलती पर था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने कहा कि उसे रेजिमेंट से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। फिर उसने अजनबी से अपने साथ घर आने को कहा। आवारा घुमक्कड़ सहमत नहीं हुआ। उसने 30 क्रोनर के विषय में सोचा। लोहे के कारखाने के स्वामी के घर जाने का अर्थ होगा स्वयं को शेर की मांद में फेंक देना। लोहे के कारखाने के स्वामी ने यह मान लिया कि वह दयनीय वस्त्रों के कारण परेशानी महसूस कर रहा है। उसने कहा कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ का देहांत हो चुका था। उसके पुत्र विदेश में थे तथा केवल उसकी सबसे बड़ी पुत्री उसके साथ थी।
उसने अजनबी को अपने साथ क्रिसमस व्यतीत करने का निमंत्रण दे दिया। अजनबी ने 3 बार नहीं कहा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने लुहार स्टजनर स्ट्रोम को कहा कि कैप्टन वन स्टाहले उस रात उसके साथ रुकना अधिक पसंद करता था। वह स्वयं अपने आप में हंसा तथा चला गया। आधे घंटे के उपरांत लुहार खाने के बाहर घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। लोहे के कारखाने के स्वामी की बेटी वहां आई, जिसके पीछे एक सेवक था जो बड़ा नर्म रेशों वाला ऊनी कोट उठाए हुए था। उसने अपना परिचय एडला विल्मैंसन के रूप में दिया। उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ था। उसने सोचा कि यह तो उसने कुछ चुराया है अथवा वह जेल से बच निकला है, किंतु उसने उसे यकीन दिलाया कि उसे उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति होगी जैसे कि वह आया था। उसने उसे कैप्टन कहकर संबोधित किया तथा प्रार्थना की कि वह उनके साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रुके। उसने यह इतने मैत्रीपूर्ण लहजे से कहा कि चूहेदानी विक्रेता उसके साथ जाने को सहमत हो गया। रोएदार ऊनी कोट उसके चिथड़े के ऊपर डाला गया तथा वह युवा महिला के पीछे घोड़ा गाड़ी तक गया। रास्ते में फेरी वाले विक्रेता ने सोचा कि उसने उस व्यक्ति का धन क्यों लिया। वह पिंजरे चूहेदानी में बैठ गया था तथा कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले ही दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। लोहे के कारखाने का स्वामी भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया। उसने रेजिमेंट के अपने उस पुराने साथी के विषय में सोचा जिससे वह अचानक बिना किसी आशा के ही मिला था। उसने संतुष्ट महसूस किया तथा उसे भली प्रकार से भोजन कराने तथा कुछ सम्मानजनक काम देने की सोची। उसकी बेटी ने कहा कि पिछली रात उसने उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं दिखी जो यह दर्शाए कि वह एक शिक्षित व्यक्ति था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने उसे धैर्य रखने को कहा तथा समझाया कि उसे स्वच्छ होने तथा वस्त्र पहनने दे, तब वह पृथक देखेगी। घुमक्कड़ के आचरण के ढंग घुमक्कड़ के वस्त्र त्यागते ही बदल जाएंगे। तभी अजनबी ने अच्छे दिखने वाले सूट, सफ़ेद कमीज, मार लगा हुआ कॉलर वाला तथा सफ़ेद जूते पहनकर प्रवेश किया। यद्यपि वह भली भांति साफ सुथरा था तथा अच्छे वस्त्र पहने हुए था, फिर भी लोहे के कारखाने का स्वामी प्रसन्न प्रतीत नहीं हुआ। उसने इस तथ्य को समझाया कि पिछली रात उससे गलती हो गई थी। अब दिन के पूरे प्रकाश में उसे एक परिचित के रूप में समझना असंभव था। अजनबी ने दूसरे का स्थान लेकर छल करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने स्पष्ट किया कि उसका कोई दोष नहीं था। उसने एक निर्धन व्यापारी होने के अतिरिक्त कोई और बहाना ढोंग नहीं किया था। उसने तो लोहे के स्वामी को उसे लुहारखाने में रुकने की आज्ञा देने को कहा था। वह अपने चिथड़े पहन कर जाने को तैयार था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने सोचा कि उस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं थी तथा वह शेरिफ को बुलाना चाहता था। आवारा भटकने वाले भिखारी ने तब लोहे के स्वामी को बताया कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जो सारी अच्छी वस्तुएं उसे पेश की गई थीं, वे पनीर की ऊपरी परत तथा सूअर के मांस के टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जो किसी असहाय निर्धन व्यक्ति को कष्ट में डालने के लिए लगाई गई थी। संभवतः शेरिफ इसके लिए उसे जेल में बंद कर दे। उसने लोहे के कारखाने के स्वामी को चेतावनी दी कि एक ऐसा दिन भी आना संभव था जब वह मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहता था तथा अब
तक वह पिंजरे में पकड़ा जाएगा। लोहे के कारखाने का स्वामी हंसने लगा। उसने शेरिफ को सूचना भेजने का विचार त्याग दिया, किंतु उसने उस आवारा भिखारी को जाने को कहा तथा द्वार खोल दिया। तभी उसकी पुत्री ने प्रवेश किया तथा उसने पिता से पूछा कि वह क्या कर रहा था। उस प्रातः वह अत्यंत प्रसन्न थी। वह उस अभागे के लिए घर जैसी चीज़ें बनाना चाहती थी, अतः वह उस वृथा घूमने वाले आवारा के पक्ष में बोली। वह चाहती थी कि वह उनके साथ एक दिन शांति का बिताए, पूरे वर्ष में केवल एक दिन। वह जानती थी कि गलती हो गई थी, किंतु उन्हें उस व्यक्ति को खदेड़ कर नहीं भगाना चाहिए जिसे उन्होंने वहां आने को कहा था तथा क्रिसमस की खुशियां बांटने का वायदा किया था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने आशा की कि उसे इस पर अफसोस नहीं करना पड़ेगा। युवा लड़की अजनबी को मेज तक ले गई तथा उसे बैठने और खाने को कहा। उस व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं बोला, किंतु भोजन करने वाला वह लड़की की ओर देखता तथा आश्चर्य करता रहा कि उसने उसके पक्ष में हस्तक्षेप क्यों किया। रैम्सजो में क्रिसमस की पूर्व संध्या सदा की भांति बीत गई। अजनबी ने कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। उन्होंने उसे केवल इसलिए जगाया कि वह भोजन कर सके। शाम को क्रिसमस के वृक्ष में प्रकाश किया गया। 2 घंटे पश्चात उसे फिर जगाया गया ताकि वह क्रिसमस की मछली तथा हलवा ले सके। मेज से उठने के पश्चात वह चारों ओर गया तथा उसने वहां विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद तथा शुभ रात्रि कहा। लड़की ने उसे बताया कि जो सूट वह अपने पहने हुए था वह उसके लिए क्रिसमस का उपहार था तथा उसे यह लौटाना नहीं था। यदि वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या शांति से बिताना चाहे तो उसका पुनः स्वागत किया जाएगा। चूहेदानियाँ बेचने वाले व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल सीमाहीन अनंत आश्चर्य हैरान से उस युवा लड़की को देखता रहा। अगले दिन लोहे के कारखाने का स्वामी तथा उसकी पुत्री जल्दी उठे ताकि वे गिरजाघर की प्रार्थना में जा सके। वे वहां से 10 बजे के लगभग घोड़ा गाड़ी में चले। लड़की बैठी हुई थी तथा उसने सामान्य दिनों की अपेक्षा अपना सिर अधिक निराशा से कुछ ज़्यादा झुका रखा था। गिरजाघर में उसे पता लगा कि लोहे के कारखाने के एक पुराने भूस्वामी को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया था जो चूहेदानियाँ बेचता फिरता था। लोहे के स्वामी को भय था कि उसने अलमारी से चांदी के कई चम्मच चुरा लिए होंगे। जब छकड़ा सामने वाली सीढ़ियों के पास रुका तो उसने सेवक से अजनबी के विषय में पूछा। सेवक ने बताया कि अजनबी जा चुका था। वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था, किंतु कुमारी विलियम्सन के लिए एक पैकेट क्रिसमस के उपहार के रूप में छोड़ा गया था। पैकेट खोलने पर उसने प्रसन्नता भरी एक छोटी सी चीख मारी। उसने एक छोटी सी चूहेदानी पाई तथा इसके भीतर 3 झुर्रीदार मुड़े तुरे 10 क्रोनर वाले नोट पड़े थे। उसे संबोधित करके लिखा हुआ एक पत्र भी वहाँ था। वह उसे एक चोर के द्वारा लज्जित नहीं होने देना चाहता था, अपितु कैप्टन की भांति व्यवहार करना चाहता था। उसने इसे प्रार्थना की कि वह यह धनराशि सड़क के पास वाले उस वृद्ध व्यक्ति को लौटा दे जिसने धन का बटुआ इधर उधर घूमने वाले आवारा लोगों को ललचाने के लिए मांस के टुकड़े की भांति खिड़की की चौखट में लटका रखा था। चूहेदानी के एक ऐसे चूहे की ओर से उपहार था जो इस संसार की चूहेदानियों में फंस गया होता यदि उसे कैप्टन के पद पर तरक्की न दी गई होती, क्योंकि इस ढंग से उसे स्वयं को स्वच्छ साफ करने की शक्ति मिली।
तो ये था दोस्तों द रैट ट्रैप फ्लेमिंगो चैप्टर 4 का ब्रीफली समरी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए, और ख़ासकर जो भी साइंस और आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के इंग्लिश कैंडिडेट जो सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए। तो ज़रूर पढ़ें, और इंटरेस्टिंग लगे तो ये शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।